हेलो दोस्तों, तो क्लास 11 के बिजनेस स्टडी को लेके अगर आप हैं परेशान तो जीत सर का ब्रह्मास्त्र वीडियो आ चुका है, जिसके भीतर हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अप्रॉक्स जो है वो 100 प्लस जो है वो एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ डिफरेंट टाइप के वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, और करीबन 100 से लेकर 150 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप ध्यान से बैठ के अगर वीडियो सुन भी लेते हैं ना अच्छे से, तो एग्जाम में जाकर टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और बेहतर होगा। तो बिजनेस स्टडी के पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा, और उसी तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इस तरीके से आप सिर्फ 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर लें, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गारंटी और वादा है कि अगर ये 2 वीडियो आप लोग कर लिए है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट का, और हमारा वीडियो से रिलेटेड जो भी हम नोट्स वगैरह बताएंगे वो अगर आप अच्छे से सुन के कॉपी में नोट करके रख लिए, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन। मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सब डिवीजन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का सब डिवीजन क्या होता है? तो कॉमर्स का सब डिवीजन क्या होता है, ये जानने से पहले आपको पूरा का पूरा कॉमर्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉमर्स का स्ट्रक्चर समझते हैं। कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक ट्रेड और एक एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, एक ट्रेड और एक एक्सिलरी ऑफ ट्रेड। और ट्रेड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग नेशनल ट्रेड भी बोलते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। इसको कुछ लोग इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारा कॉमर्स का ट्रेड वाला पार्ट, और इसके भीतर होम ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला होलसेलर और दूसरा रिटेलर। ठीक है, इसके भी पार्ट होते हैं, लेकिन हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपका जरूरत नहीं है, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। फॉरेन ट्रेड के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला इंपोर्ट यानी आयात करना, इंपोर्ट, और फिर आएगा एक्सपोर्ट, और फिर आएगा इंटरपोर्ट। और यहाँ पे आता है एक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो एक्सिलरी ऑफ ट्रेड में क्या क्या आता है, जो ट्रेड को हेल्प करता है। एक्सिलरी ऑफ ट्रेड मतलब क्या, एक्सिलरी वर्ब आप पढ़े होंगे ना, तो जो ट्रेड में हेल्प करता है, तो क्या क्या हेल्प करता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, और क्या हेल्प करता है, एडवर्टीजमेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहा है, बैंक को ट्रेड को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी ऑफ ट्रेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सब डिवीजन ऑफ कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स का सब डिवीजन क्या हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा हो सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ इंडस्ट्रीज, नहीं इंडस्ट्रीज तो नहीं है। ट्रेड एंड बिजनेस, नहीं ऐसा तो नहीं है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, नहीं इंडस्ट्रीज तो यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या है, ट्रेड एंड एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, ट्रेड एंड एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, और उसका भी एक्सप्लेनेशन। कल को यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन। कहने के लिए हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ाया कि ट्रेड का जो है वो सब डिवीजन क्या है, तो आपने बोला एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये सारे टॉपिक भी कवर कर लिए कि इतना कुछ होता है। कल को यहां से क्वेश्चन उठ के आए कि बताओ फॉरेन ट्रेड के क्या पार्ट होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, आयात, निर्यात, और निर्यात हेतु आयात यानी किसी दूसरे को भेजने के लिए माल मंगवाना। और पूछ देगा होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या नेशनल ट्रेड के क्या पार्ट होते हैं, तो होलसेलर और रिटेलर। तो ये आपको कवर करना होगा, और इस तरीके से आपको टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विस टू द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड। बोला कि बताओ वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, उस इंडस्ट्रीज को हम लोग टेरिटरीज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। याद रहेगा, टेरिटरीज इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज के बारे में आपको समझना है, बस छोटा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा पोर्शन है और हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा डायग्राम के माध्यम से, आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और तीसरा आता है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 पोर्शन होते हैं। पहला आ जाएगा जेनेटिक, और दूसरा आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव। ठीक है,
सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के दो पार्ट होंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के दो पार्ट होंगे, पहला कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग। नाम बस सुनिए, लिख लीजिएगा, बाद में हम लोग शॉर्ट में सब लिख रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज मतलब स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज जिसमें जेनेटिक का मतलब कुछ प्रजनन करना, कुछ पैदा करना, जैसे खेती बाड़ी वगैरह हो गया, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ये सब चीज़ें जो है जेनेटिक में आता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब प्रकृति की गोद से कुछ निकाल रहे हो, जैसे खनिज पदार्थ निकाल रहे हो, समुद्र से जाके मछली पकड़ रहे हो। देखो तालाब में मछली डाल के और उसको बड़ा करके निकालना और बेचना जेनेटिक, लेकिन समुद्र में जाकर डायरेक्ट मछली निकालना, ये प्रकृति की गोद से निकालना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। खनिज पदार्थ निकालना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जमीन की गोद से कुछ भी निकालना या प्रकृति की गोद से कुछ भी निकालना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अच्छा, सेकेंडरी में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल, डैम, ये फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल वगैरह बनता है तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग के कई पार्ट होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा एनालिटिकल याद रखिएगा, सिंथेटिक्स याद रखिएगा, कॉस्मेटिक याद रखिएगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग। और उसके बाद क्या याद रखेंगे? प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इस तरह पूरा इंडस्ट्रीज का पोर्शन याद रखेंगे। और ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज को ही सर्विस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सर्विस यानी ये क्या करता है? इसको और इसको दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब वही बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस वगैरह, ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज होता है। यानी बैंक इन लोगों को दोनों को सर्विस देता है, इंश्योरेंस दोनों को सर्विस देता है, तो इसलिए इसको सर्विस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और यही इंडस्ट्रीज सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देता है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज कहलाती है? तो ये कहलाएगा कौन सा? टेरिटरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज को यानी सारी इंडस्ट्रीज को क्या करता है? सपोर्ट देता है। बैंक का जरूरत तो सभी लोगों को लगेगा ना, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ, लेकिन आप देखिए आपके सामने यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, यानी कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सर, है ना। 20 वेरिएशन से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हर लाइन क्वेश्चन है। एमसीक्यू में यही प्रॉब्लम है, कोई भी लाइन क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ। ये तो सिंपल सा चीज है कि प्रॉफिट किस चीज का रिवार्ड है? रिस्क का रिवार्ड है। अगर आप रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा, नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं लोगे तो गेन नहीं होगा, तो रिस्क का रिवार्ड होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन होगा, चेंज ऑफ द डिमांड क्या चीज का एग्जांपल है? इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला पिक अप द ऑड वन। बताइए इसमें से सबसे ऑड कौन सा है? एनालिटिकल, एक्सट्रैक्टिव, सिंथेटिक्स और असेंबलिंग। इसमें से कौन सा ऑड है? देखो, सिंथेटिक्स, एनालिटिकल और असेंबलिंग, सिंथेटिक्स, एनालिटिकल और असेंबलिंग, सिंथेटिक्स, एनालिटिकल और असेंबलिंग, ये तीनों किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब कि सेकेंडरी का, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, एक एक्सट्रैक्टिव दिया हुआ है। एक्सट्रैक्टिव किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव किसका पार्ट है? प्राइमरी का, मतलब प्राइमरी का पार्ट है, और बाकी सब किसका है? सेकेंडरी का है। मतलब ऑड कौन सा है? एक्सट्रैक्टिव। क्यों ऑड है ये भी जानना पड़ेगा, खाली टिक मार देने से नहीं होगा कि ये ऑड है। क्यों है वो ऑड, ये जानने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म सब लोगों को पता है, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप? देखिए शॉर्ट में एकदम बताएंगे आपको कि पार्टनरशिप बिजनेस में सबको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का एक एक्सेप्शनल केस होता है जो कि एलएलपी एक्ट 2008 यानी लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप 2008, जिसमें पार्टनर लोगों की लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड होती है। यानी कंपनी की तरह वो लोग कंपनी के फीचर्स को एंजॉय कर सकता है वो। और ऐसी लायबिलिटीज को, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को या ऐसे पार्टनरशिप टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलएलपी। तो एलएलपी का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप है, और ये कौन से एक्ट में है? तो 2008 में है। और ये पार्टनरशिप में, इसमें पार्टनर्स लोगों की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो गए। कल को ईयर ही पूछ देगा तो 2008, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉलो इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है? सबको पता है, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। एक आदमी का 1 वोट होगा, ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? सबको पता है 200 होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? 200। लेकिन आपको पूरा जानना पड़ेगा, पूरा जान लीजिए आप कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टिक मार्क करोगे। जरूरी थोड़ी है कि यही वाला आएगा, नहीं भी तो आ सकता है। आपने रट्टा लगा दिया कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, प्राइवेट कंपनी 200, और नेक्स्ट एग्जाम में क्या आ गया? पब्लिक कंपनी मैक्सिमम।
तो फिर आप बोलोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं। ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा सर। आप कहीं भी क्लास करते हैं, पढ़ाई ऐसे ही करिए, कवर करिए पूरा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा आपके एग्जाम में, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन जो कवर कर रहे हैं सारा टॉपिक, वहां से जरूर आएगा। क्लियर है भाई? थोड़ा सा समय जाएगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं तो आपका अगर फास्ट करना है तब तो भाई हम भी फटाफट 1 से लेकर 40 तक कर लेंगे, आप आराम से कवर करके निकल जाएंगे। 20 मिनट का खेला है, हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उससे ज्यादा कुछ आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बस वो सिलेक्टेड था, उतना ही आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लेटेस्ट कंपनी है, द फर्स्ट कंपनी। अब देखो यहाँ कंपनी, फर्स्ट कंपनी एक्ट कब आया था भारत में? अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 200, ठीक है, सी नंबर। अच्छा, फर्स्ट कंपनी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत में आज़ादी के बाद पहला कंपनी एक्ट कब आया था? तो पहला कंपनी एक्ट 1956 में आया था, और उसके बाद लेटेस्ट कंपनी एक्ट जो अभी चल रहा है वो 2013 चल रहा है। दोनों याद रखिएगा, 1956 1956 पुराना वाला कंपनी एक्ट है, और नया वाला कितना है? 2013, ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। द डॉक्यूमेंट इन विच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। बताइए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं? मेंशन होते हैं, लिखे होते हैं। इस डॉक्यूमेंट को ही हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। याद रहेगा, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें इसके बारे में जान लीजिए। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसके भीतर पार्टनर्स लोगों के बीच से होने वाले सारे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में यहां पे लिखा होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या लिखा होता है, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप डीड, आ सकता है कि आया हुआ है क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो मार्क करेंगे आप क्या क्या कंटेंट होते हैं। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी कहाँ पे है, मतलब बिजनेस कहाँ पे है, उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का बिजनेस आप करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टनर, सैलरी किस पार्टनर को कितना मिलेगा, तो सैलरी अबाउट द पार्टनर्स, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, बोनस ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, लोन के ऊपर परसेंटेज कितना मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स लोग आपस में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, और इसकी वजह से पार्टनर्स लोगों के बीच में झगड़े कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनर लोग हैं ना, 3-4 लोग हैं तो झगड़े होंगे आराम से, है कि नहीं, बहुत झगड़े होते हैं। तो उसको कम करने के लिए ये बनाया गया। क्या है सर? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, मतलब देखो कागज में सब लिख लेंगे जी। एक कागज में एक कोर्ट का पेपर होता है, उस पर स्टैम्प पेपर पे आप अच्छे से लिख लेंगे और लिख के सारा चीज रख देंगे, सबकी सहमति से चलेगी, और इसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द डॉक्यूमेंट इन विच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, 11 नंबर क्वेश्चन में आगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज डू नॉट हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी। किस पे सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करता है? अब यहाँ के ऑप्शन में अगर देखें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी है, गवर्नमेंट है और कोऑपरेटिव है। तो सब में तो सेपरेट एंटिटी काम करता ही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं काम करता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो गवर्नमेंट टाइप का बिजनेस की तरह आप मान सकते हैं उसको, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें ना ही सेपरेट एंटिटी काम करता है और ना ही कोई शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल इशू नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, द इंटरप्राइज विच हैज नो शेयर कैपिटल। देखो क्वेश्चन आ ही गया कि किसमें शेयर कैपिटल नहीं होता है, एकदम आंख बंद करके आप टिक मार्क करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन्फोसिस हैज द इनकॉर्पोरेटेड इन, इन्फोसिस जो कंपनी है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड मतलब अंडरलाइन करके लिखिए रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इंडिया में। याद रखेंगे इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। द स्टेटमेंट नो बेनिफिट टू द पुअर पीपुल्स इज ट्रू इन केस ऑफ, बोला कि गरीब लोगों को इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता है। किसका बेनिफिट नहीं मिलता है? सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो गरीब लोग मतलब लोकल बिजनेस होता है ना, गरीब लोग मतलब क्या, लोकल बिजनेस होता है तो लोकल लोगों को ही तो फायदा मिलेगा ना। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस भी लोकल में ही खुलता है, ठीक है, आसपास के लोगों को पहले फुलफिल होता है, बाद में वो ग्लोबल वे पे जा सकता है। कंपनी का भी सेम है, ज्वाइंट वेंचर तो बिल्कुल लोकल पब्लिक के लिए ही होता है ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो ये तीनों ही है। मल्टीनेशनल कंपनी पुअर पीपल्स के लिए बेनिफिट नहीं देता है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनियां जो होती है वो ग्लोबल रिच पे काम करती है, ग्लोबल वे पे काम करती है। तो याद रखेंगे कि पुअर नो बेनिफिट टू द पुअर पीपल्स, ये किसके लिए है? मल्टीनेशनल कंपनियां, ये मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबल वे पे काम करती है, इसलिए लोगों को, गरीब लोगों को या लोकल लोगों को उसका फायदा ज्यादा नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है जिसमें गवर्नमेंट की भागीदारी या हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा होती है। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट 51% होगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि लूट लो पूरा पब्लिक को, जनता को लूट लो, 5 का माल 500 में बेच दो, ऐसा नहीं बोलेगा ना। गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगा? पब्लिक वेलफेयर हो, ठीक है। तो अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उसका मेन टारगेट जो होगा वो क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ये सब चीजें होंगी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इंश्योर द पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वही प्राइवेट कंपनी होगी तो लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट कंपनियां लूट रही है लोगों को। तो प्राइवेट कंपनियों में जनरली ये इल्जाम लगाए जाते हैं, सारी प्राइवेट कंपनियां नहीं होती है ऐसी, लेकिन फिर भी ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई वो लूटती हैं लोगों को। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनियां पब्लिक वेलफेयर के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना होगा सर टॉपिक को, खाली टिक नहीं मारने से होगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। सिर्फ 40 क्वेश्चन भी और टिक मार्क कर लेंगे, और उतना अगर करना हो तो आप पीछे से आंसर देख के ही कर लेंगे, फिर मेरी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इस सब चीज़ों के लिए मेरी ज़रूरत है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत करके आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, है ना। मेरा रेम्यूनरेशन या सैलरी यही है। आप मेरे से ट्यूशन अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, फीस तो मेरे को दोगे ना भाई। और आपका फीस क्या है? एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कि सर थैंक यू आपने ये वीडियो बनाया, या आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, वो एक कमेंट, है ना। और तीसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बस यही हमारा फीस, हमारा रेम्यूनरेशन, हमारा सैलरी, सब कुछ। अगर ये बिना किए, बिना लाइक और बिना शेयर किए आप चले गए हमारे इस वीडियो से, तो हम तो यही समझेंगे कि आप बिना फीस दिए चले गए। तो इसलिए लाइक बहुत ज़रूरी है और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके, है ना। और 40 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन कवर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि द टर्म्स, अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन और छूटा, 16 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल इंश्योरेंस। बताओ कौन सा इसमें से जनरल इंश्योरेंस नहीं है? भैया लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और जनरल इंश्योरेंस में सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, मरीन हो गया, फायर हो गया, है ना, थीफ हो गया, रॉबरी हो गया, ये सारे इंश्योरेंस एक साथ आते हैं। तो बोला इसमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो जीवन का बीमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है द टर्म्स बैंक हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। बोला बैंक जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है? बैंक क्यू वर्ड से बना हुआ है। और याद रखिएगा ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये वर्ड किस वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया। तो बैंक वर्ड बैंक क्यू वर्ड से बना है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी। ईएफटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा रहा है कि ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लेकिन आपको एक जरूरी बात बताएं, बैंक चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस, जिसमें बैंक और इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, मतलब नहीं आएगा ऐसा बहुत रेयर चांस है कि कोई स्कूल नहीं दे। मतलब आप 10 स्कूल का पेपर देखोगे ना सर, आप चैलेंज देते हैं आपको, 10 स्कूल का पेपर देखिए, 8 स्कूल में आपका फुल फॉर्म ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बैंक से रिलेटेड फुल फॉर्म, ठीक है। उसका कितने टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं वो, लोन कितने तरीकों से प्रोवाइड करता है बैंक वो, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक, ये सारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करेंगे। फुल फॉर्म हम आपको फटाफट लिख देते हैं और आप उस फुल फॉर्म को जरूर कवर करेंगे, ठीक है। उस फुल फॉर्म से क्वेश्चन आने वाला है बहुत सारा, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे हम आपको फुल फॉर्म लिख देते हैं, कौन कौन सा फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा? ईएफटी। तो ईएफटी पहले लिख देते हैं आपको, ईएफटी, ठीक है। उसके बाद और आपके एग्जाम में आ सकता है क्या? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आ सकता है, ठीक है। छोटा मोटा फुल फॉर्म भी आ सकता है, एसबीआई का फुल फॉर्म आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आरटीजीएस का फुल फॉर्म आ सकता है, आरटीजीएस। इसके अलावा जो है वो सीबीएस का फुल फॉर्म आ सकता है। ईएफटी का फुल फॉर्म, ईएफटी हम लोग लिख चुके हैं ना ऊपर में, तो ईएफटी आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा एमओडी मोड का आ सकता है, नाबार्ड का आ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक, नाबार्ड का आ सकता है, केवीपी, केवीपी का फुल फॉर्म आ सकता है, तो आप केवीपी कर लीजिएगा, केवीपी। एनएससी का फुल फॉर्म आप कर लीजिएगा, वीपीपी का फुल फॉर्म आप कर लीजिएगा, यूसीपी का फुल फॉर्म, एमआईसी का, पीपीएफ का, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। आईएसडी का, एसटीडी का और एसएमएस का, ठीक है।
इतना फुल फॉर्म आप जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे सर, बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, लास्ट में आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। आपने बिजनेस स्टडी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है। तो सब कुछ आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्राई करिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फटाफट। तो EFT का फुल फॉर्म हो गया, बोला C2C कॉमर्स इज द बेस्ट सूटेड। C2C कॉमर्स जो है वो बेस्ट सूटेड है, किस पे सूट करता है सर? पुराना माल यहाँ बिकता है। C2C मतलब क्या? कॉमर्स टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को माल बेच रहा है, उसको क्या बोलते हैं? C2C। लेकिन आपको सारा ही कवर करना पड़ेगा, तो इसमें कितने तरीके के होते हैं वो भी जान लीजिए, कितने तरीकों के होते हैं। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आता है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद आता है B2C बिजनेस टू कॉमर्स कंज्यूमर, सॉरी। उसके बाद आ जाएगा क्या? B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर चौथा क्या आ जाएगा? C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। और फिर पांचवा आ जाएगा आपका, हाँ इतना काफ़ी है, इंफ्रा बिजनेस हो गया, इंट्रा बिजनेस जिसको बोलते हैं, इंट्रा बिजनेस आ जाएगा। ये सारा कवर करिएगा। तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और इंट्रा बिजनेस, ठीक है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बारे में बोला था, ये याद रखिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है OLX, ठीक है। और ebay.com भी होता है, यहाँ पे पुराने माल बिकते हैं, ठीक है। यानी मेरा मान लीजिए मेरे यहाँ कोई चेयर है पुराना पड़ा हुआ, हम सोच रहे हैं कबाड़ी वाले को दे दे, फिर भी मेरे दिमाग में क्या है, हमने फोटो क्लिक करके OLX पे डाल दिया, और वहाँ पे कोई और आदमी है जिसका एक नया छोटा सा बिजनेस खोला है, उसको एक बस चेयर चाहिए था बैठने के लिए, उसके पास बैठने का भी जगह नहीं है। वो सोच रहा है यार कहीं 100-150 का कोई चेयर मिल जाता, ठीक है, थोड़ा बढ़िया गुड लुकिंग अच्छा वाला, तो काम हो जाता। हमसे पूछा कितना रुपया लगेगा, बोले 100 रुपया, पास का ही था, आके ले गया, मेरे को 100 रुपया दे दिया। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। बोला कि ये बेस्ट सूटेड क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। मार्क करेंगे। इसमें क्या होगा? डीलिंग ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, जी है ना, ओल्ड गुड्स या सेकंड हैंड गुड्स आता है। नेक्स्ट बोल रहा है ई बिजनेस रिक्वायर्ड। अच्छा, ई बिजनेस में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? तो पहला नंबर इंटरनेट कनेक्शन। ई बिजनेस मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे बिजनेस हम लोग करते हैं। अगर मान लो हम वो बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत हो सकती है? तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत हो सकती है? पहला नंबर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, और ट्रेंड स्टाफ चाहिए, एकदम राइट है, दोनों ही राइट है, ऑल ऑफ दिस आप मार सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम चाहिए तो ऑल ऑफ देम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप और एक दो चीज़ कर लीजिएगा कि ओन वेबसाइट भी तो चाहिए, तो वो भी लिख दीजिएगा वहाँ पे कि अपना वेबसाइट भी हो। कल को ऑप्शन चेंज करके ओन वेबसाइट डाल दे तो आपको लगेगा यार ये तो हम पढ़े ही नहीं, ओन वेबसाइट भी जरूरत होता है। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो तो कस्टमर फोन कर सके, या आप फोन करके कस्टमर से उसकी फीडबैक ले सके, तो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। और भी तमाम तरीके की चीज़ें होती है। और इस तरह से 20 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए मैचिंग कितना आसान है। बोला कि मैचिंग हिंड्रेंस ऑफ द टाइम का हिंड्रेंस मैंने बाधा, समय की बाधा को दूर करता है कौन? वेयर हाउस यानी गोडाउन में हम लोग रखते हैं तो समय का बाधा दूर होगा। प्लेस का बाधा कौन दूर करता है? ट्रांसपोर्टेशन। रिस्क का बाधा को दूर करता है कौन? इंश्योरेंस, है कि नहीं भाई। इन्फॉर्मेशन की बाधा को दूर कौन करता है? एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसी में से सब दिया हुआ, रिस्क भी दिया है, इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, सारा ही दिया हुआ। मैच करवा लीजिए भाई आप टाइम के साथ वेयर हाउस, मतलब ए का 4। अच्छा, उसके बाद फिर बी का रिस्क का इंश्योरेंस यानी बी का 3, तो बी का 3 यानी ए का 4 बी का 3 यानी ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी हम तो बोल ही दिए। आपका प्लेस का कौन सा होगा? प्लेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का क्या बोले? एडवर्टीजमेंट, तो बस मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है, हाँ अभी आ गया स्टेटमेंट दिया हुआ, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 22 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ द डूइंग बिजनेस। जी बिल्कुल, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। आप नहीं भी पढ़े लिखे तो भी आप काम कर सकते हैं। तो बोला नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ बिजनेस। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वो 10 साल से कपड़ा का दुकान में काम कर रहा है, या 10 साल से वो फर्नीचर की दुकान में काम कर रहा है, तो फर्नीचर का पूरा एक चीज़ उसको पता है, तो भैया वो बिजनेस चला सकता है, आराम से चला लेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस के अलावा प्रोफेशन में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना भाई। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा ना, MBBS तो करना पड़ेगा आपको। वकील बनना है तो वकालत पढ़ना पड़ेगा। टीचर बनना है तो भाई टीचिंग उससे रिलेटेड जो चीज़ का आप टीचर बनना चाहते हैं उसके कोर्स आपको स्पेशलिस्ट कोर्स करने पड़ेंगे। तो प्रोफेशन में जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए राइट है। और बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इज रेंडर सर्विस। अब प्रोफेशन का मेन काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे हम टीचर हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइड करना मेन पर्पस होता है। दोनों ही राइट है, मतलब ए भी राइट है और बी भी राइट है। मतलब ये कौन सा राइट होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा, ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट आइए, एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी बोरोज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से बोरो करती है, यानी पैसा बोरो करती है। कौन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बिल्कुल नहीं, वो गवर्नमेंट से करती है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन
ऑल्सो बोरो द जनरल पब्लिक। जी स्टोटरी कॉर्पोरेशन कर सकती है। स्टोटरी कॉर्पोरेशन में क्या क्या आता है वो भी ध्यान रखिएगा, LIC है, RBI है, ये सब भी ध्यान रखिएगा क्या क्या आता है, ठीक है। तो जनरल पब्लिक से कर सकती है, हाँ कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश एंड द फर्म विच इंश्योर द रिस्क ऑफ लॉस इज नोन एज। देखो बोला कि द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी का पहला ऑप्शन होगा इंश्योर्ड, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या होगा, आर ऑल्सो नोन एज इंश्योरर, ठीक है। उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इंश्योरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोला इंडस्ट्रीज क्रिएट डैश यूटिलिटी फ्रॉम वेयर हाउस क्रिएट डैश यूटिलिटी। बोला है कि इंडस्ट्रीज कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है, फॉर्म यूटिलिटी, यानी फॉर्म चेंज कर देती है। जैसे आप लकड़ी लेके आए, जंगल से पेड़ काट के लाए और फर्नीचर का बिजनेस क्या करे, उससे पलंग बना दिया, चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, तो फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म चेंज कर दिया उसका, ठीक है, लकड़ी से टेबल बन गया। तो इंडस्ट्रीज फॉर्म यूटिलिटी को चेंज करता है। अब बोला कि वेयर हाउस क्या चीज चेंज करता है, टाइम, अभी तो पढ़ाए थे, टाइम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बहुत ध्यान से करना होता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली द प्रोटेक्शन बट इट सॉर्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बोला LIC सिर्फ जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी है। जी बिल्कुल, LIC खुद बोलता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट भी है और रिस्क भी है, राइट है, ए नंबर राइट है, असर्शन राइट है। और अंडर लाइफ इंश्योरेंस अ सर्टेन मनी is returnable of the maturity of the policy on the death of the insurer। जी बोल रहा है कि अगर डेथ हो रहा है इंश्योरर का तो एक सर्टन मनी जो है वो मिलता है। हाँ सबको पता ही है, बात मिलता है सर, सही बात है। तो दोनों ही राइट है, ए नंबर भी राइट है और आर भी राइट है। और ए में जो बात लिखा गया है ना उसी से कनेक्टेड है कौन सा, आर, ठीक है। तो आप दोनों को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द B2B ट्रांजैक्शन इज मच हाइयर देन द वॉल्यूम ऑफ B2C। जी B2B जब बिजनेस टू बिजनेस करेंगे तभी तो कस्टमर को बेच पाएंगे। तो ऑब्वियसली बिजनेस टू कस्टमर से वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा, बिजनेस टू बिजनेस का, वो बड़ा वॉल्यूम में काम करता है कि नहीं। तो पहला भी राइट है। और दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन कि टू फैसिलिटेट अ सिंगल B2C ट्रांजैक्शन देयर आर नंबर ऑफ B2B ट्रांजैक्शन। To facilitate the single B2C transaction there are the number of B2B transaction। जी बोल रहा है कि बहुत सारे B2B ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं तब जाके B2C हो सकता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप खरीद के नहीं लाओगे माल, B2B बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट नहीं करोगे तब तक B2C कैसे पॉसिबल है। इन दोनों बात सही है और दोनों कनेक्टेड है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट बोल रहा है 28 नंबर कि ई बिजनेस हैज कंसिडरेबली इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट पेपर वर्क। अच्छा ई बिजनेस पेपर वर्क पे डिपेंड होता है, क्या बोल रहे हो भाई, ई बिजनेस तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। आप फ्लिपकार्ट में कौन सा पेपर का यूज करते हो, सीधा गए क्लिक किए, ठीक है, और ऑर्डर किए और घर पे आ गया माल, आपने ऑनलाइन दे दिया, तो पेपर तो हुआ ही नहीं भाई। कैशलेस और पेपरलेस दोनों ट्रांजैक्शन हुआ, तो गलत पॉइंट है, ठीक है। यानी 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका ए नंबर यानी असर्शन जो है वो गलत है। रीजन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द ई बिजनेस मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। जी सही बात है, बोल रहा है कि ई बिजनेस में तो ज्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है। तो यानी बी नंबर क्या रीजन जो है वो राइट है, मतलब यहाँ असर्शन गलत है और रीजन राइट है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, असर्शन गलत है, रीजन राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर ई बिजनेस कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी वे। अंडर द ई बिजनेस कम्युनिकेशन कैन फ्लो एनी वे, बोला ई बिजनेस किसी भी तरीकों से कम्युनिकेशन फ्लो हो सकता है, ठीक है। परचेजर टू सेलर, सेलर टू परचेजर, कहीं भी फ्लो हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब बोला देयर इज द हाई ट्रांजैक्शन रिस्क इन द ई बिजनेस। ई बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, रिस्क तो होगा ही, क्यों, क्योंकि पर्सनल टच नहीं होता है, ना हम आपको जानते हैं ना आप मेरे को जानते हैं। देखो वही बात लिखा हुआ है कि पर्सनल रिस्क में क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क हाई होता है ड्यू टू लैक ऑफ द कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्टीज एंड पार्टीज, है ना। पार्टी के बीच में क्या होता है, पर्सनल टच नहीं होता है, इससे रिस्क भी बहुत हाई होता है। आए दिन आप सुने होंगे कि फ्रॉड हो गया, मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए और उसमें जो है वो ईंट भर के या मिट्टी भर के दे दिया या उतने सेफ का लकड़ी भर के दे दिया, इससे फ्रॉड भी होती रहती है। तो रिस्क भी इसमें क्या है, हाई है। यहाँ तक हम लोग का हो गया 30 क्वेश्चन। अब लास्ट 10 क्वेश्चन बचा है और 10 क्वेश्चन में 5-5 पार्ट में डिवाइड है, यानी 5 क्वेश्चन उसका क्या है, आपका जो है केस स्टडी है और दूसरा 5 क्वेश्चन भी केस स्टडी ही है। तो आइए पहला 5 क्वेश्चन हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं। पहला केस स्टडी को फटाफट पढ़ लेते हैं। बोला मिस्टर जॉय एंड मिस्टर बिरबल फील्ड दैट देयर आर द ग्रेट स्कोप ऑफ द बिजनेस इन द प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर ऑफ द पीपुल्स इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत अच्छा स्कोप है कि ग्रोसरी बिजनेस को ऑनलाइन
जो है वो लेके जाया जाए और घर घर तक पहुंचाया जाए। जैसे फ्लिपकार्ट मिनट्स आ गया, ब्लिंकिट पहले से चल रहा था, घर घर पहुंचा रहा है और बहुत जल्दी पहुंचा रहा है, ग्रोसरी आइटम भी पहुंचा दे रहा है कि नहीं। तो ये बोला बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, ये लाइन बोला गया है, दे एनालाइज द आइडिया इन द टर्म्स ऑफ द टेक्निकल, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिकल फैसिलिटी। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के आइडियाज है, टेक्निकल है, फिनेंशियल है और इकोनॉमिकल है, तीनों ही है। बोला आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस दिस फाउंड ऑल द एस्पेक्ट सेटिस्फैक्ट्री, और ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद उन लोगों को लगा कि सारे फैक्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, यानी इस पर काम किया जा सकता है। सो दे डिसाइड टू स्टार्ट द बिजनेस कॉल्ड GS प्राइवेट लिमिटेड। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया अभी, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर दिए होते तब तो रजिस्टर्ड हो गया। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, GS प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी स्टार्ट करेंगे और इमीडिएटली गॉट द नेम रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार, और बहुत जल्द हम लोग उसका एक नाम ले लेंगे, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, ये एक केस स्टडी दिया हुआ कि दो दोस्त मिलकर ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए क्या बोला, विच स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इज बीइंग डिस्कस हियर। बोला इसमें किस स्टेप के बारे में, बिजनेस के कौन से स्टेप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहला बोला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन में तो रजिस्ट्रेशन होता है, क्या रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, अभी जस्ट डिस्कशन चल रहा है, इसका मतलब है कि प्रमोशन की बातें हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कि आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या फॉर्म है। मैंने अब देखो प्राइवेट लिमिटेड खोलने वाले थे ना वो लोग, GS प्राइवेट लिमिटेड ना, तो फॉर्म जो होने वाला है वो तो पार्टनरशिप नहीं है, लिमिटेड कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा कंपनी, क्योंकि वहां वर्ड लिखा हुआ है GS प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको वर्ड को अंडरलाइन करके रखेंगे आप, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं। नेक्स्ट बोला मिस्टर जॉय एंड मिस्टर बिरबल फेल्ड देयर इज द ग्रेट स्कोप ऑफ द बिजनेस विच द स्टेप ऑफ द प्रमोशन हाईलाइटेड इन देयर स्टेटमेंट। बोला वो लोग सोच रहे हैं कि वो ग्रेट स्कोप ऑफ द बिजनेस का बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो क्या चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। बोला पहला नंबर आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी, आप वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, ग्रेट स्कोप ऑफ द बिजनेस। अगर उन लोगों को लगता है कि इसमें बिजनेस स्कोप बहुत बड़ा है, इसका मतलब वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें स्कोप बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट बोल रहा है द स्टेज ऑफ द प्रमोशन डज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, बोला है कि इसमें कौन सा प्रमोशन, स्टेज ऑफ प्रमोशन इंक्लूडेड नहीं है। आइडेंटिफिकेशन है, फैसिबिलिटी स्टडी उसमें था, सेम लाइन था, फैसिबिलिटी स्टडी जो भी था। नेम अप्रूवल, हाँ वो लोग ये भी सोच रहे थे कि नाम का अप्रूवल ले लेंगे बहुत जल्द से जल्द, लास्ट लाइन लिखा हुआ है, आप जाके चेक करिए। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद बोला इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन अभी तक वो लोग नहीं कराए हैं, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो मार्क करेंगे क्या? डी नंबर ऑप्शन। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर द स्टेप ऑफ द डिस्कस हियर। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि ये सब डिस्कस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बोले तो नेक्स्ट स्टेप तो रजिस्ट्रेशन ही होगा। जब वो लोग डिसाइड कर लेंगे तो पहले जाकर रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी छोटा सा एक केस स्टडी था और उसमें रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हुआ था, और इस तरह का हम लोग 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है सर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। केस स्टडी को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। अभी हम लोग आपको केस स्टडी थोड़ा सा अंडरलाइन करवा के सिखाएंगे, अगर आपके पास बुक है तो आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें एक केस स्टडी दिया हो, ध्यान से सुनिएगा। गलती अगर आपका होगा तो केस स्टडी में होगा। ठीक है, तो ज़्यादा गलती यहीं होगा, और अगर ठीक से केस स्टडी नहीं समझेंगे तो 1-2 क्वेश्चन नहीं, सीधा 5-5 क्वेश्चन आपका वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आराम से देखिए, और केस स्टडी जब आप बनाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाथ में हमेशा जो है वो आप पेंसिल ले लीजिएगा और पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिएगा मेन चीज़ों को। जैसे अभी हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला मिस्टर आलोक वॉमिक इज द बिजनेसमैन है, ठीक है, हु परफॉर्म ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू हिज बिजनेस थ्रू द बैंक अकाउंट ओपन विद द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। देखो यहाँ एक लाइन बोला है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो ये वर्ड को अंडरलाइन करो, क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर। अच्छा, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये भी मार्क करके रखिएगा, क्या पता आ जाए यहां से क्वेश्चन। द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द अकाउंट दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बोला पता है इस बैंक अकाउंट का क्या फीचर्स है, इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, जितना मन उतना पैसा डालो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता है किसका फीचर्स है? करंट अकाउंट का फीचर्स है। तो क्या पता करंट अकाउंट के बारे में पूछ दे, तो आप मार्क करके रखो कि कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं होता है, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए बनाया जाता है, और बिजनेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दोगे तो बेचारा वो पैसा डालेगा निकालेगा कैसे, है कि नहीं? ठीक है, सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अ डे, हाँ ठीक है। सेकंड स्पेशल कैरेक्टर इज दैट नो इंटरेस्ट इज अलाउ, हाँ सही बात है, जब ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होता है ना तो गवर्नमेंट बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट भी ना के बराबर देता है, मतलब जीरो देता है, ठीक है। क्योंकि भैया आपसे हम कमा भी तो नहीं रहे हैं, आप पैसा डाल रहे हो फिर निकाल ले रहे हो, डाल रहे हो निकाल रहे हो, तो भैया आपके पैसे को हम कहीं लगा भी नहीं पा रहे हैं, किसी को लोन भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम भी आपके पैसे पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, बैंक ऐसा बोलता है, ठीक है। तो इसको भैया अंडरलाइन कर लो, नो इंटरेस्ट इज अलाउड इन फेवर ऑफ द बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज, अच्छा नो इंटरेस्ट अलाउड बस मार्क करके रखिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑन फेवर ऑफ द बैलेंस बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन एडवर्स बैलेंस, लेकिन एडवर्स बैलेंस हो यानी निगेटिव बैलेंस हो, निगेटिव बैलेंस का मतलब समझ लो ओवरड्राफ्ट अगर हो, यानी आपका पैसा माइनस में चला जा रहा है तो फिर इंटरेस्ट चार्ज जरूर करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक ओवरड्राफ्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ही अप्रोच द बैंक विड्रॉ मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन हिज account meeting his need the fund emergency basis and the bank allow him to enjoy the facility up to 1 lakhs on the basis of the credit worthiness of the facility, इतना कंडीशन दिया हुआ, कुछ चीजें हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा हुआ है सर और कंप्लीट। अब देखो मार्क किए हुए हैं, देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। पहला, द बैंक इन विच द मिस्टर आलोक हैज ओपन, बोला बताओ मिस्टर आलोक कौन से बैंक में खाता खोले। अब आप बोलोगे यार पैराग्राफ में तो लिखा ही नहीं कि कौन से बैंक में खाता खोले, हम कैसे बता दे। देखो वहां एक लाइन बोला था ना कि लार्जेस्ट, मार्क करिएगा सर, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है। और आपको पता है पूरे भारत में लार्जेस्ट, आप मार्क करके रखिएगा, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पूरे भारत में पता है, याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो, उसका नाम पता है क्या है, एसबीआई। तो वो हिंट्स दे दिया था, वो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में लार्जेस्ट कौन सा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अप्रॉक्स याद रखिएगा, अप्रॉक्स 22,000 ब्रांचेज हैं एसबीआई के ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और एटीएम टोटल आपको जान के हैरानी होगी 65,000 प्लस एटीएम है एसबीआई का। और ये पब्लिक सेक्टर का है, नहीं गवर्नमेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट बैंक है, तो आपकी भाषा में बोल सकते हैं गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक जो है वो क्या है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो ये पब्लिक सेक्टर का पूछा, कल को आपसे प्राइवेट भी तो पूछ सकता है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, बताएंगे आप, है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट में करिए, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक, याद रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। 17 बिलियन जो है वो इनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ था 2019 का डेटा के अनुसार, ठीक है। और दूसरा नंबर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरा नंबर जो है वो आईसीआईसीआई है। पहले आईसीआईसीआई फर्स्ट पे था, अभी सेकंड पे आ गया, ठीक है। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है कोटक, ठीक है। अब तीसरा छोड़ दीजिए ना, बस 2 ही करिए, 1 और 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपसे पूछा था कि कौन से बैंक में खाता खोला, देखिए ये तो मैजिक हो गया भाई, कि कौन से बैंक में खाता खोला बोला ही नहीं, लेकिन एक लाइन बोला ना कि लार्जेस्ट ब्रांच में खाता खोला, मतलब एसबीआई में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द बैंक विच द आलोक हैज ओपन इन द अकाउंट, बोला बताओ किस टाइप के बैंक में वो अपना खाता खोला है। अब एसबीआई तो कमर्शियल बैंक है ना भाई, तो कमर्शियल बैंक में टिक मार दीजिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाई द बैंक टू द आलोक, बोला है कि अच्छा इसमें कौन सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया गया है, तो आरटीजीएस, एनईएफटी, ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस। हाँ उसमें बोला गया ना कि एडवर्स बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब ओवरड्राफ्ट हम तो बता चुके थे, आपको डिस्कस किए थे कि ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसके बारे में बता रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट होगा, क्योंकि सवाल में केस स्टडी में कहीं भी आरटीजीएस या एनईएफटी के बारे में तो बात नहीं किया, तो ओवरड्राफ्ट ही होगा राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट यूज बाई द मिस्टर आलोक वॉमिक। अच्छा बोला किस टाइप का बैंक अकाउंट खोला है, पहला होता है सेविंग, दूसरा करंट, तीसरा रैकरिंग और चौथा एफडी, फिक्स डिपॉजिट। पहला एफडी, सेविंग, करंट और रैकरिंग, ठीक है, ये 4 होता है। कौन सा अकाउंट खोला है आपको भी पता है, पहले ही बता चुके हैं, करंट अकाउंट होगा, क्योंकि नो लिमिट है, इंटरेस्ट नहीं देता है और लिमिट भी नहीं है। करंट अकाउंट पे टिक मार्क करिए, तो हम लोग पहले से बता चुके थे, ठीक है। द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट डिपॉजिट अकाउंट, बोला करंट डिपॉजिट अकाउंट में कौन सा गलत स्टेटमेंट है, 40 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोला इंटरेस्ट इज अलाउड इन अ सर्टेन रेट ऑफ द बैलेंस। देखो अभी तो पैराग्राफ में बोला था ना कि इंटरेस्ट नहीं देंगे हम लोग, इंटरेस्ट नहीं देते हैं उस बैंक में, और यहाँ बोल रहा है पहला लाइन है कि इंटरेस्ट देता है, तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला
ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि ये उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेना जरूरी है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिपॉजिट, मैक्सिमम लिमिट डिपॉजिट का नहीं है, हाँ सही बात है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है, ये भी सही बात है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये भी सही बात है। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, नहीं बिल्कुल इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं। और क्वेश्चन पूछा था कि करंट अकाउंट से रिलेटेड कौन सा बात गलत है, यही वाला बात गलत है, ए नंबर, क्योंकि बोल रहा है कि हम लोग करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन केस स्टडी में दिया हुआ था, या आप वैसे भी जानते हैं कि इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं देता है, या ना के बराबर देता है। सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, एफडी पे, ठीक है। और लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है, आपका रैकरिंग पे मिलता है, ठीक है, और सेविंग पे मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा जीरो यानी एकदम ना के बराबर जो मिलता है वो किस पे मिलता है, करंट अकाउंट पे मिलता है, याद रहेगा भाई। और इस तरीके से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आशा और उम्मीद होगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, कहने के लिए तो हमने 40 क्वेश्चन किया, लेकिन सारे वेरिएशन हम लोगों ने कवर किए जो रिलेटेड क्वेश्चन थे। और ये जीत सर के पढ़ाने का तरीका है। सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और जब हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम इससे भी तगड़ा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जब हम डिमोटिवेटेड होंगे तो शायद वीडियो आना बंद हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का मोटिवेशन, सपोर्ट और प्यार भरपूर मिलना चाहिए। तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारा, है ना, बिजनेस स्टडी का ही सेम मॉडल प्रैक्टिस है, सेम पढ़ाने के अंदाज में। थैंक यू।